सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 5 के विषय पर। इतिहास का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय पर बना हुआ विस्तार और सरलता से समझाया गया वीडियो जो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आपने ज़रूर देख लिया होगा। और अगर अब तक आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब लौट आते हैं आज के वीडियो पर। आज के वीडियो में हम इस अध्याय 5 के प्रश्न और उत्तर यानी अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मात्र एक बार का रिवीजन और करें और उसके बाद ये प्रश्न और उत्तर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं और आप इस बात को भी समझ पाएं कि एक सटीक उत्तर किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के साथ में। उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न हमें दिया है जो कल्पना करो शीर्षक के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्या है? वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? दोस्तों, इसके उत्तर में हमने यहाँ लिखा है विद्यार्थी स्वयं करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो प्रश्न है ये कल्पना पर आधारित प्रश्न है। जब तक आप अपनी कल्पना में खुद को मगध में नहीं ले जाते, वैशाली में नहीं ले जाते, तब तक के आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप जानते हैं कि हमारी आँखें उतना ही देख पाती हैं जितनी हमारे मस्तिष्क को जानकारी होती है। जब आप इस प्रश्न का उत्तर खोजने की तलाश में अपनी कल्पना में जाएंगे, तब आपको इस प्रश्न की गहराई और इस प्रश्न की गंभीरता का अनुमान हो जाएगा। तब आप बखूबी अपनी जानकारी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला शीर्षक आओ याद करें। इसके अंतर्गत दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? सही या गलत बताओ। चलिए इसमें पहले प्रश्न पर बात करते हैं। क दिया हुआ है अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। जब किसी राजा को अपनी शक्ति का परिचय देना होता था तब वह इस यज्ञ को करवाते थे। इस यज्ञ में क्या होता था? अश्वमेध नाम है। एक घोड़े को उस राजा के राज्य का परचम लगा करके छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा उस राज्य से जिस जिस ज़मीन पर जाता था चरने के लिए, भोजन के लिए, वो ज़मीन उस राजा की हो जाती थी। अब यदि किसी राजा को इस बात से आपत्ति हो तो वो उस घोड़े को पकड़ लेते थे और फिर जिस राजा का वह घोड़ा है उनसे युद्ध करते थे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। तो जब यह यज्ञ होता था तो जो घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट दे देते थे, इसका मतलब है कि वो राजाओं ने उस राजा के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, तो उन्हें यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका जवाब सत्य में होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो है प्रश्न क्रमांक ख। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। अब अगर इस बात की हमें जानकारी ना हो तब यह वाक्य सही प्रतीत हो सकता है
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता था। आपने अध्याय पढ़ा है तो हम हमेशा सही उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसका जवाब गलत है ना? ये असत्य वाक्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक ग क्या है? पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। आप और मैं, हम दोनों ही जानते हैं कि पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल नहीं मिले हैं। तो हम इसका जवाब असत्य कथन के तौर पर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक घ की। क्या है प्रश्न क्रमांक घ? चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। हम ये बात जानते हैं, हमें ये बात खबर है कि इन पात्रों में अनाज नहीं रखा जाता था। ये कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब अगर बात करें अंतिम तथ्य की, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही का जवाब हम लगा देंगे। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 था, सही और गलत बताओ, जिसका उत्तर हमने बखूबी अपनी सूझबूझ से और समझ से दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द को हमें भरना है। बहुत ही सरल है, उत्तर में भी आप देख सकते हैं और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दे देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि शब्द कौन कौन से हैं। आखेटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आखेटक शब्द का अर्थ होता है शिकारी और संग्राहक का मतलब जो भोजन का संग्रहण किया करते थे, है ना? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कृषक। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर के अनुसार, जैसा कि हमने उत्तर में भी लिखा है, व्यापारी। यहाँ लिख देते हैं पशुपालक। यहाँ पर लिख देते हैं शिल्पकार। यहाँ पर लिख देते हैं संग्राहक। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आखेटक या संग्राहक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह उत्तर बखूबी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब जुड़े हुए हैं महाजनपद का राजा से। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को समझने के बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? ठीक है, मुझे उम्मीद है प्रश्न आप समझ गए होंगे। हमें उन समूहों के विषय में बताना है जो गणों की सभाओं में इस समय हिस्सा नहीं ले सकते थे। हमने अध्याय में पढ़ा है, वे लोग थे स्त्रियां, दास तथा कमक्कार। गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, यानी कामगार लोगों की बात की गई है, जो छोटा मोटा काम करते हों, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस प्रश्न क्रमांक 4 की जो दिया हुआ है, आओ चर्चा करें, इस शीर्षक के अंतर्गत। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं ना, तब हमें इस बात का एहसास बहुत ही गंभीरता से होता है कि महाजनपद के समय में जो राजा थे उन्होंने आखिर किले क्यों बनवाए। अब हमने अध्याय में तो इसे एक पैराग्राफ के तौर पर पढ़ा है, लेकिन जब हम उत्तर देने वाले हैं तो हम क्यों ना इसे पॉइंट्स के रूप में अपने उत्तर में प्रस्तुत करें। हमने यही किया है, तो चलिए क्रम से देखते हैं कि एक सटीक उत्तर इस प्रश्न का किस तरह से दिया जा सकता है। उत्तर: महाजनपद के राजाओं ने निम्न कारणों से किले बनवाए। सबसे पहला, अन्य राजाओं के आक्रमण से
डरकर अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। दूसरा, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने किले बनवाए। ठीक है ना। सिर्फ युद्ध से डरकर ही नहीं, बल्कि कुछ शक्तिशाली राजा, शक्ति संपन्न राजा अपनी समृद्धि का बखान करने के लिए भी ये काम करते थे। तीसरा और अंतिम बिंदु, कुछ राजा किले का निर्माण यह सोचकर किया करते थे कि किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाएगा या हो जाता होगा, है ना। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हमने 3 बिंदुओं के रूप में अपने उत्तर में लिख दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न और यह उत्तर दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी, यानी अलग थी। चलिए देखते हैं। जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजाओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के शासकों का चुनाव होता है और यह चुनाव आम जनता के द्वारा होता है। आम जनता अपने वोट देती है, मतदान करती है, फिर शासकों का चुनाव होता है ना। सही कहा ना मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न और इसका उत्तर भी बखूबी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो है आओ करके देखें शीर्षक के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया हुआ है? क्या तुम्हारे राज्यों में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। अब देखिए, हम सब अलग अलग जगहों और अलग अलग राज्यों में रहते हैं, है ना। तो हमारी ये जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों बनता है कि हम अपने राज्य के विषय में कम से कम इस जानकारी के विषय में तो पता लगा ही लें, क्योंकि हमने इस अध्याय को जो पढ़ा है तो हम इन जनपदों के महत्व को भी समझते हैं, है ना। और अगर हमें अपने राज्य के विषय में ये जानकारी पता हो जाएगी तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है ना। हम सही मायनों में एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से पता करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको जवाब मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, हमें भी पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि आपको क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में से कौन से समूह आज भी कर यानी टैक्स देते हैं? चलिए अभी जवाब दे देते हैं। वो हैं शिल्पकार, पशुपालक, कृषक और व्यापारी। ये सभी आज भी टैक्स यानी कर देते हैं। आप जानते हैं ना कि टैक्स यानी कर हम 2 तरह से देते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं बात करूं कि आप भी टैक्स देते हैं तो वो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आप सच में टैक्स देते हैं। जब आप कोई चॉकलेट खरीदते हैं ना, जब आप कोई पेन, पेंसिल या किताब खरीदते हैं, तब उसमें जुड़ा हुआ होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8?
प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वह 3 समूह हैं: स्त्रियां, कामगार तथा दास। ठीक है, कमक्कार। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न और इसका उत्तर भी समझ में आ गया होगा, है ना? दोस्तों, जब हम किसी अध्याय को पढ़ते हैं ना, समझ लेते हैं, उसके बाद में उन प्रश्नों पर जो उस अध्याय में हमसे पूछे गए हैं, उत्तर देना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। पढ़ाई बहुत ही सरल है, बशर्ते कि हम इसमें अपनी रुचि यानी अपने इंटरेस्ट से काम लें, है ना? यह सब कुछ वो ज्ञान है, वो जानकारी है जो हमारे लिए आने वाले जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मायने रखती है ना? वो शिक्षा ही है जो हमें सफलता के रास्ते तक पहुंचाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो मेरी आपसे अपेक्षा है, आशा है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएं, समझ पाएं इस जानकारी को, इस वीडियो को। बाकी रहा सवाल मेरा, तो हमारी फिर बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।